तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया 2030 की क्लास की और इस चीज़ को समझते हैं। यूपीएससी में डिस्कशन की सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, चूंकि आप लोग ऐसे एजुकेशन सिस्टम से आए हो कि जहां आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं और ना आपकी आदतें हैं, तो वो 12-15 साल पुरानी खराब आदतें हैं, सुधारने में टाइम तो मुझे लगेगा, राइट। तो डिस्कशन जो है यूपीएससी का कोर है। कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको लाइन बाय लाइन उन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंटेलेक्चुअलिटी का एग्जाम है, और अगर वो आदतें आप बदलोगे नहीं तो हमेशा आपको दिक्कत आने वाली है, ये बात याद रखिए। सो सबसे पहली चीज़ है, आपकी जिम्मेदारी है कि जैसी क्लास में टीचर आए आप एक्टिव मोड में आ जाओ कि मुझे डिस्कशन को खींचना है। और डिस्कशन को जब आप क्लास में लिखते हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि बात निकल रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट। घर जाने के बाद आपकी जो जिम्मेदारी है वो उनको लाइंड अप करना, उसको रीस्ट्रक्चर करना। अगर आपने ये कर लिया, सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। मैं आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और जो हमारा यूपीएससी हुआ वही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इस साल के पेपर पे हम डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन पढ़ो, ग्रुप में भी पढ़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करिए। अब जरा तुम्हें मजेदार चीज तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाता हूं। जब मैंने एसए का डिस्कशन किया तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रूफ मांगा कि अपने नोट्स दिखाइए। तो चलिए, हमने कहा चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताओ किसने किसने मेरी तमिलनाडु की क्लास की है इसमें? 1 2 3 4 तमिलनाडु हिस्ट्री की क्लास नोट्स हैं। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन भी किया होगा। चलो अब एक बात करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले इसको लिखो। पहला ही क्वेश्चन है, जीएस पेपर 1 फर्स्ट क्वेश्चन ही है। कहता है प्राचीन भारत, एक्सप्लेन प्राचीन भारत, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, के विकास की दिशा में, के विकास की दिशा में एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करें। कारकों की भूमिका को स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखो कितना बढ़िया तरीके से। अगर तुम लोगों के पास नोट्स होंगे तो जरा इसको देखो कि ये कैसे काम करेगा। याद है तमिलनाडु की पहली क्लास और पहला लेक्चर? मैं तुम्हें वो लेक्चर ही सामने दिखा देता हूं। उसका टाइटल मैंने क्या दिया था? ये बड़ा लंबा चौड़ा, बहुत विस्तार से, मतलब युद्ध क्यों हुए, संस्कृति, बहुत लंबे में चले गए थे हम लोग। ठीक है, पहला ही जरा टॉपिक देखो जरा, इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर इंपैक्ट ऑन हिस्ट्री। पहला ही टॉपिक था ये। बहुत से बच्चे जुड़े और बहुत से बच्चे ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे, वो ये जानते हैं कि पहला ही टॉपिक यही था मेरा। ये उसी लेक्चर से मैंने निकाला। फर्स्ट लेक्चर तमिलनाडु की क्लास का पहला लेक्चर था। हेडिंग देखो, टॉपिक 1 इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर इंपैक्ट ऑन हिस्ट्री। और बहुत डिटेल में इसके सिवा भी बहुत कुछ पढ़ाया था कि कैसे युद्ध हुए, संस्कृतियों का विलय कैसे हुआ। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन इसके मामले में, ठीक है। इवन दो यहां पर बताया था किस तरह से साउथ, नॉर्थ, ये सारे सेगमेंट्स के बारे में, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इन यूनिटी, कैसे जो है अलग अलग समय पे लोग आए। इतना विस्तार से ये सिलेबस गया था। कई लोगों ने कहा कि पहला आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, पहले आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। मैंने कहा, एक लाइन उस समय बोली थी कि ज्योग्राफी इतिहास को डिफाइन करती है, ज्योग्राफी डिफाइंस हिस्ट्री। और पहला ही क्वेश्चन ये यूपीएससी में इस बार सीधे सीधे 150 वर्ड में लिखने के लिए आया हुआ है। देखो, ये बच्ची का नोट्स भी देख लो। कई लोग प्रमाण मांग रहे थे ना, ठीक है। तो ये देखो, पहला ही है, भारत विविधता में एकता वाला देश। और ये पूरा का पूरा ये नोट्स यहां पे रखा हुआ है। सो पहला जो सेगमेंट है सही तरीके से पढ़ो, क्या बदलाव हो रहे हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। अब दूसरी बात कहता हूं, आ जाओ। इससे पहले अभी हमारे कई टॉपिक हुए, इंडस्ट्री हुआ, एक एक करके क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूं। और अभी हमारा
एजुकेशन पे बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हुआ। डिस्कशन इसलिए कहूंगा क्योंकि इसका फ्रेम इतना बड़ा नहीं था, एजुकेशन एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता चला गया। हमें भी कई बार होता है कि लाओ कुछ अच्छा पॉइंट मिला इसी समय डिस्कशन कर दो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला डिस्कशन हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.0 और 4.0, इस पर सबसे बड़ा एक जो हमारा डिस्कशन आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए जीएस पेपर 3 आ जाओ, चलो सब लोग पहुंचो जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कृत्रिम बुद्धि एआई की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। राइट, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस? डू यू परसीव एनी थ्रेट्स टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर? तो जब डिजिटल और एआई के बारे में बात हुई तो मैंने आपसे कहा था कि अब ये मानव के अस्तित्व के बारे में बात है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। और मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, इससे पहले भी बहुत सी चर्चा हुई थी, टेली एजुकेशन, दोनों नाम लिया था। किस तरह से बताया था कि जैसे ही 5G आ जाएगा एक नया एरा जन्म लेगा जिसको हम लोग इंफोटेनमेंट कहते हैं। और वहां हमारी बात हुई थी कि 3D आपके सामने आ जाएगा, फलाना चीज आपके सामने आ जाएगी। तो एआई इन चीजों को उपयोग करेगा। मतलब दिल्ली में डॉक्टर बैठा हुआ है, आप बस्तर में हैं, डॉक्टर आपको 1 to 1 आपसे बात कर रहा होगा, एक साथ कई जगह बात कर रहा होगा। और इसके बारे में बताया था कि योर डाटा, आपका डाटा रीड किया जा रहा है। मैंने गाने का एग्जाम्पल, शॉपिंग का एग्जाम्पल लिया था। तो निश्चित रूप से आपकी निजता को समय में क्या हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है अगर हमने इसके लिए कड़े नियम नहीं बनाए। और ऐसा बहुत बार देखा गया कि आपका डाटा निकलकर सामने आ रहा। और एक बात में एक बात निकली थी कि एक आज की डेट में आप ऑर्डर करते हैं, सामान आता है, आने वाले समय में आपका इतना डाटा रीड कर लिया जाएगा, आप कितने बजे खाते हो, पीते हो, सोते हो, क्या करते हो, कि वो पहले सामान बना लेंगे कि ये वैक्स आदमी है। जैसे सुपर कंप्यूटर्स आ जाएंगे सारा डाटा साइमुलेट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्सन का पूरा रिकॉर्ड ये है, ये यही काम करता है, इसको यही चीज दें। वो आपके हिसाब से पहले से प्रोडक्शन कर लेंगे, मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे। तो निश्चित रूप से फायदे भी हैं, लेकिन डाटा प्राइवेसी को लेकर लगातार क्वेश्चन इसमें उठते चले जा रही है। हमारा डिस्कशन हुआ था, इसी में एक और डिस्कशन हुआ था इसी क्लास में, याद है क्या? डिजिटलाइजेशन। राइट, कि डिजिटलाइजेशन एक प्रोसेस है या एक सिस्टम है या दोनों है। राइट, और वर्ड टू वर्ड उसी तरह से आया। क्वेश्चन आया हुआ है जीएस पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी? एग्जामिन द प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो इसको लिखने के कई तरीके हैं। बहुत सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल इकोनॉमी हमारी कहां तक बढ़ चुकी है। नो डाउट डीबीटी के बारे में हमारी बात हुई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल। ये मैं हेल्थ केयर वाली क्लास से ही शुरू कर चुका हूं इसको। तो इसकी वजह से अगर हम देखेंगे ध्यान से, और ये वाला जो क्वेश्चन था एआई वाला, ये हेल्थ केयर में इससे पहले वाले में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, जब मैंने बताया था कि किस तरह टेलीमेडिसिन आएगी वहां पे। तो जब हमने वहां डिस्कशन किया था, इंडिया 2030 की क्लास देखो, इससे पहले वाली क्लास देखो जरा, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है हेल्थ, यहां से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाली क्लास याद है किसी को कि भारत में क्या क्या दिक्कतें हैं? इंडिया 2030 की क्लास, ठीक है, कि हाई आउट ऑफ द पॉकेट खर्चे हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर हमें कैसे, यही तुम्हें लिखना था उसमें। और लास्ट में तुम्हें बताना था डिजिटलाइजेशन में कि डाटा सिक्योरिटी को हमें कैसे रखना है। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम तुम्हें बताया था। ये सारी चीजें जो हैं वो बता रही हैं कि हमें किस तरह से इसको लेकर चलना है। अब आगे बात करते हैं। तो इसमें तुम्हें जैसे डीबीटी और जैम, इसके बारे में हमने बात किया। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि 2016 में नोटबंदी क्यों की गई और किस तरह से भारत का डिजिटल पेमेंट बहुत बढ़ चुका है। चैलेंज क्या है? ये तो अच्छी अच्छी बातें हुई थी, चैलेंज क्या था? आपको मैंने बताया था, एक वर्ड मैंने यूज किया था कि डिजिटल एक सिस्टम है या प्रोसेस, याद है लास्ट क्लास? तो जब हम उसको सिस्टम के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं तो भारत के अभी भी बहुत से गांवों में बिजली नहीं है, 24 घंटे डिजिटल सेवाएं नहीं। और भारत में एक वर्ड मैंने यूज किया था डिजिटल डिवाइड। क्या है भारत? डिजिटल
डिवाइड एक शब्द, अगर पहले क्लास याद होगा डिजिटल डिवाइड है। और जो हेल्थ केयर वाली क्लास पढ़ा रहा था उसमें बता रहा था कि गांव में अभी भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और उसी दिन मैं पढ़ाते पढ़ाते एक न्यूज आई थी भारत नेट के बारे में कि सभी गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जुड़ा नहीं है, जोड़ा जाएगा। क्योंकि जब तक आप डाटा को नहीं रख सकते हो तब तक बच्चे उस इंसान को कहां से सुविधा मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो आप ये कह रहे हो शहरों में तो ठीक है, लेकिन भारत क्या है, डिजिटली डिवाइड है, यानी जहां पर 5G 4G की सुविधा, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी स्पीड नहीं आती, इंटरनेट जो है फैसिलिटी नहीं है। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो रेलवे स्टेशन पर जाकर फ्री वाईफाई में पढ़ाई करते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, या वहां जाते हैं क्लास डाउनलोड करते हैं फिर वहां घर आकर पढ़ते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है उनके अपने घरों में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये चुनौती है कि हम डिजिटलाइजेशन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा पाया, वर्ड यूज किया था कि एज अ सिस्टम हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो इस समावेशन से बाहर हो जाएंगे। सिस्टम ही उन्हें बाहर कर देगा, बहिष्करण कर देगा, उनका एक्सक्लूजन कर देगा, उनको निकालकर बाहर फेंक देगा। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन हुए? और उस दिन बच्ची आज क्लास में नहीं आई है क्या, जिसने क्वेश्चन पूछा था RFR का? डर गई या घर गई? अच्छा, राइट। एक क्वेश्चन आया हुआ था, 15वां नंबर का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजनों की तुलना में क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं? अब कहोगे RFR की क्लास, ये यूट्यूब पे भी पड़ी है। अगर RFR की क्लास में चले जाओगे, इसलिए आज उस बच्ची का रहना देखो, वही है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। जिसको केस लड़ना है वो अब्सेंट है, जिसको गवाही देनी वो खड़ा है, ठीक है, ये वाली हालत है। तो ये हालत है कि 2 दिन इकट्ठे क्लास में नहीं बैठा जाता है। उस RFR की क्लास देखी थी? किसने किसने याद है कि मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पढ़ाया वहां पे? ये क्वेश्चन डायरेक्टली डाउन टू अर्थ से है, ठीक है, डायरेक्टली डाउन टू अर्थ का क्वेश्चन है। और RFR में मैंने उसको पूरा किया था। मैंने पहले इसके क्वेश्चन दिए थे करने के लिए OTP पोजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पे, उसके बाद इसको पढ़ाया भी है। किसने किसने ये क्लास देखी थी? मूव के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताया था, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, हाइब्रिड व्हीकल के बारे में बताया था आपको। सिर्फ कितने लोग हाथ फिर से खड़े करना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी RFR की मेरी दूसरी या तीसरी क्लास है, मेरे नोट्स अभी इसी में पड़े हुए हैं, दूसरी या तीसरी क्लास है ये। अब आप देखिए आप कहां हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्यों तुम्हें ये बता रहा हूं? तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। अगर यूपीएससी तुम्हें क्रैक करना है तो तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा, और सॉरी टू से तुम नहीं हो। तो उस दिन मैंने तुमसे कहा था या तो अपना व्यक्तित्व बदल लो या अपना साल बदल लो, 2 ही विकल्प हैं तुम्हारे पास। जो तुम्हारी चॉइस है उसको कर लो, नहीं तो दोनों नहीं कर पाओगे तो फिर ये क्रशर में तुम्हें पीस के बाहर कर देगा। हर क्लास को कंटिन्यू करके रखना चाहिए। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्लास में चले जाना। आज भी जाके RFR की यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ये शायद तीसरी क्लास थी, बाकायदा मूव के बारे में पढ़ाया था, नीति आयोग ने कौन सा जो है प्रपोजल, ये वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, पूरे साल इस पर चर्चा हो रही है। इस पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, फिर वो पढ़ाया था फॉरवर्ड मेथड में। तो तुम्हें लग रहा है वो प्रीलिम्स की क्लास है, प्रीलिम्स मेंस जो है यूपीएससी में नहीं होता है, वो टॉपिक कमांड होना चाहिए। तुम्हें पहले बताया था कि यूपीएससी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक तुम्हारी कमांड में होना चाहिए। हो गया तो लिख लोगे। अब कई लोगों ने RFR की क्लास नहीं की। पहली बात तो जो 2024 में दे रहे हैं, अगर वो RFR बैच में एनरोल्ड नहीं है तो वैसे भी मान के जो 26 तारीख पेपर है उनके लिए नहीं है, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तुम्हारा। भाई तुम छोड़ दो, बात खुले मंच पे कह रहा हूं, क्योंकि कुछ तरीके होते हैं। हम कोई भी चीज का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, रिजल्ट तुम्हारे आबरा कडाबरा करके रिजल्ट निकालोगे। और जब कोई क्लास करो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को RFR में मैंने कराया था
तो इंफॉर्मेशन हर जगह बढ़ रही है, तुम्हारा काम है उसको समेटना, यही सबसे कठिन चुनौती होती है। तो तुम्हारे अंदर जो एक माइंडसेट बैठा हुआ है कि एक क्लास चलती है और पूरे, मतलब मुझे लगता है कि जो ये रिजल्ट बर्बाद हो रहा है स्पेशली हिंदी बेल्ट का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जब तक मास्टर साहब बोलेंगे इमला लिखो, इमला बोला जाता है, ठीक है, तो इमला बोला जाता है मतलब कि बोलेंगे तब तुम लिखोगे। तो जब मास्टर साहब बोलेंगे चलो लिखो, और जब तुम लिखोगे तब तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है। बस यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। मुझसे लोग पूछते हैं सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, सबसे बड़े कारण से नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी कई सालों में तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी खराब हो गई है। तो आपकी जिम्मेदारी, आप हर डिस्कशन को लिखें, रात में सोने से पहले उसको सिस्टमाइज करें, याद करें। क्लियर है? चलो एक छोटी सी चीज और तुम्हें देता हूं। आज मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखना बताऊंगा, फ्रेम दूंगा, ठीक है? तो कई लोगों ने कहा दे क्यों नहीं रहे हैं सर, इसी दिन का वेट कर रहा था, क्योंकि अगर पहले दे देता तुम समझते नहीं कि क्लास में डिस्कशन की वैल्यू क्या होती है। तुम ये सोचते हो कि कोई स्ट्रक्चर आंसर होगा और उस स्ट्रक्चर आंसर से मेरा यूपीएससी निकलेगा, इसीलिए एवरेज एज 26 साल मानी जाती है यहां पे। कारण यही है क्योंकि कई बहुत दिन बाद तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है कि यार दिमाग खुलने से ही इंफॉर्मेशन आती है, कॉपी में लिखने से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अलर्ट रहना पड़ता है। इसमें दोनों की जिम्मेदारी है कि शिक्षक एडवांस पढ़ाए और स्टूडेंट एडवांस पढ़े। जब ये दोनों मैच कर जाते हैं सिलेक्शन हो जाता है। तो या तो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जब क्लास ऐसी होती है जहां, जैसे मुझे भी शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल, जब मैं पढ़ा रहा था तो कई लोग आते थे, सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, थैंक यू, सर आप लिखाया करिए। क्यों? बोले सर जानते हैं हमारा, ये बच्चे ने मुझे कहा, मुझे याद है अच्छी तरीके से, बोले हम चाहते हैं आप बहुत ग्रोथ करें, खूब आगे बढ़ें, आपके अंदर पोटेंशियल है। हमने कहा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। बोला सर हम लोग जब घर जाते हैं देखते हैं कौन सा मास्टर कितना ज़्यादा लिखाया है। ये आप तुम्हें मजाक लग रहा होगा, ये स्टूडेंट ने मुझे ज्ञान दिया। बोले सर आप समझाते बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते, लेकिन आप लिखाते बहुत कम है। बोले जितना ज़्यादा आप लिखाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे टीचर माने जाएंगे। तो इसमें दो तरीके हो जाते हैं कि अगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लिखाऊंगा तो फिर मैं उसी कीचड़ में उतर गया जिस कीचड़ से तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा था। ये इस टीचर के सामने मजबूरी हो जाती है कि भाई क्या करें, चलानी है क्लास। और दूसरा तरीका है कि आप या तो उस कीचड़ से निकलने की कोशिश करिए, नहीं तो मुझे याद है ये 5 साल हो गया इस बात को, वो स्टूडेंट आज क्या कर रहा होगा, मुझे सिलेक्शन तो नहीं हुआ, क्या कर रहा होगा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आपको बदलना पड़ेगा खुद को, नहीं तो आप कमतर के लिए तैयार हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी फिर से तो मैं कह रहा हूं, अब जो तुम्हें तरीका बताना इसका मैं वेट कर रहा था, कारण कि अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि डिस्कशन ही यूपीएससी का कोर कॉन्सेप्ट है। और डिस्कशन कभी सुनकर नहीं किया जाता है, डिस्कशन को लिखना पड़ता है। अभी भी तुम जाके देख लो, और अभी तो मेरी कई क्लासेस, अगर किसी ने योजना कुरुक्षेत्र की क्लास की होगी, वो जो जल संरक्षण वाला आया है यार, जाके सीधे नोट्स उठाओ और पढ़ो, सीधा, कुछ ना 19 ना 20। जो जल संरक्षण का क्वेश्चन आया है वो सीधे क्लास से है। तो मैं जहां जहां रहता हूं, इंडिया वे, इंडिया 2030, नीति आयोग, कल मुझे बच्चों ने एक बच्चे ने भेजा कि सर ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर, नीति आयोग से कह रहा पहली क्लास जो 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स थी वहां से सीधा पहला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चीजें, जो खाद्य संरक्षण वाला क्वेश्चन आया ना, पढ़ो इसमें जाके, मेरी 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो यूट्यूब पे भी पढ़ी है, इसमें जो देखो जरा खाद्य संरक्षण वाला। तीसरा क्वेश्चन कौन कर लेगा? कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीकी किसानों की किस प्रकार सहायता करती है? अभी डिजिटलाइजेशन में समझाया था कि डिजिटलाइजेशन क्या करता है, सप्लाई चेन छोटा करता है। पूछ क्या रहा है? सप्लाई चेन ही तो पूछ रहा है। सप्लाई चेन, उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि देने वाला और लेने वाला दोनों मिनिमम तरीके से जुड़ जाएं। तो यही तो किसान के बारे में। याद है मेरी पिछली क्लास में मैंने एक नींबू का एग्जांपल लिया था, अगर इससे पहले इकोनॉमिक्स की क्लास में होगा, मैंने कहा था कि एक नींबू किसान उसको उगाता है, 50 पैसे में बेच देता है, जो खरीदार होता है, यही एग्जांपल सेम दिया था मैंने कि 5 रुपए में उसको खरीदता है। मैंने कहा 4.5 रुपए किसके? बिचौलिए के। किसान को मिले 50 पैसे, उपभोक्ता को देने पड़े
₹5, 4.5 किसके, जिसको एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, अभी भी चले जाओ, ये क्लास वहां पड़ी है, तुम उसको प्रूव, यही सेम एग्जाम्पल है। तो उसमें बताया था कि कैसे मैंने एक ऑनलाइन कंपनी का एग्जाम्पल लिया था, बिग बास्केट या समथिंग का, अगर जाके क्लास देखोगे कि कैसे ये लोग सीधे खेतों से जाके खरीदते हैं और ले जाकर उपभोक्ता को दे देते हैं, उसको डिस्काउंट भी दे देते हैं कि 20% 30% डिस्काउंट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन को छोटा कर रहे हैं, और उपभोक्ता किससे, ऐप से मंगा रहा है। तो ये जो आप कर रहे हो वही क्वेश्चन है, आज की डेट में आप क्या करते हो, ऐप से सब्जियां मंगाते हो, दूध मंगा रहे हो कि नहीं मंगा रहे हो, ऐड देखते हो कि नहीं देखते हो, कभी सोचा करो ये क्या हो रहा है। और क्या है ये भाई, पहले सब्जी लेने बाजार जाना पड़ता था, किसान को किसी मंडी में बेचना पड़ता था, मंडी से बिचौलिया आड़तिया से फिर जो खुदरा व्यापारी में जाता था। तो आज ये डेट में तुम्हें सस्ती सब्जियां कैसे दे रहे हैं, मार्जिन कैसे दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सप्लाई चेन को छोटा कर दिया। और छोटा कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, विद द हेल्प ऑफ ई टेक्नोलॉजी। आपने ऐप से दूध मंगाया, आपने ऐप से सब्जियां मंगाई, घर आपके सब्जी आ गई। इन्होंने सीधे किसानों से खरीद लिया, बीच में जो चेन थी उसको गायब कर दिया। किसान को भी फायदा, इनको भी फायदा, हमें भी फायदा। सेम यही चीज इसने क्वेश्चन में पूछा है। तो आपके आसपास जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश किया करो, और फिर वहीं आ गए कारण प्रभाव पे। क्योंकि तुमने भी ऑनलाइन मंगाया होगा, सब्जी दूध तुमने भी मंगाया होगा, पर तुमने अगर रुक के सोच लिया होता कि ये मुझ तक आ कैसे रहा है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग ई टेक्नोलॉजी। ये ई टेक्नोलॉजी कर कैसे रहा है, आपने देखा डिस्काउंट देते हैं, सेल देते हैं, तो कैसे दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग द सप्लाई चेन। तो उस दिन बताया था ना डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जो मैंने एक आपको टाइम लैग के बारे में बात किया था। अब भारत में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा दिक्कत है, इससे पहले क्लास। तो भारत में क्या होता है, 40% जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसीलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इसमें टाइम लैग कम हो जाता है। कई लोगों ने उसको लिखा भी नहीं होगा, बोला क्योंकि यह तो ऐसे ही चल रहा है। तो टाइम लैग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टाइम लैग मतलब आप एक ही समय में कई लोगों को डिलीवर कर सकते हो, और किसी भी चीज को पाने में आपको न्यूनतम समय लगता है। पढ़ाया था, कोविड का एग्जाम्पल दिया, तमाम तरह का एग्जाम्पल दिया, वही तुम्हें यहां रखना था। तो जब ये समय कम लग रहा है, यानी कि जो बेच रहा है माल और जो खरीद रहा है, दोनों एक साथ जुड़ गए। डीबीटी क्या है भाई, मुझे छात्रवृत्ति का पैसा चाहिए, सरकार को देना है, सरकार ने सीधे मेरे खाते में दे दिया, मिल गया मुझे तुरंत। वृद्धावस्था पेंशन चाहिए, सरकार ने दे दिया, मुझे तुरंत मिल गया। मुझे फलाना लाभ चाहिए, सिलेंडर खरीदना है, सरकार ने मेरे खाते में दिया, मुझे तुरंत मिल गया। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में लैगिंग नहीं होती है, और यही ई कॉमर्स की सबसे बड़ी जान है। आप अपने बिहेवियर, आप क्लास में बैठे हैं, अचानक से आपको ध्यान आया कि जब मैं क्लास करके हॉस्टल पहुंचूंगा तो मुझे ये चीज बहुत जरूरी है, चाहिए। अब एक तरीका है कि आप क्लास से उठें और जाएं दुकान पर खरीदें, तो पॉसिबल नहीं, क्लास छोड़ के जाएं। आप बैठे बैठे ब्रेक में 5 मिनट आपने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, और जब तक आप हॉस्टल पहुंच रहे हैं, सामान आपके हॉस्टल डिलीवर हो गया। होता है कि नहीं होता है ये? ऑफिस से बैठे बैठे सामान, कार में ट्रैवलिंग करते करते खाना ऑर्डर कर दिया। सो ये क्या काम कर रहा है, आपके टाइम लैप्स को खत्म कर रहा है। ये किस वजह से, सप्लाई चेन छोटी हो गई। तो ये हर जगह फायदेमंद है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण हो, किसी भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन, हर जगह ये उतना ही प्रभावशाली है। तो आज से एक कोशिश करो, जैसे कई लोग आराम से बैठे रहते हैं क्लास में, गाल पे हाथ रख लिया, थोड़ा सा आराम से बैठ गए। तो आज से तुम्हारी जिम्मेदारी, अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम 25 में फिर समझेंगे इसको, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो चलता रहेगा। ठीक है, ये कई सालों, ऐसा नहीं मैं सालों से पढ़ाता चला आ रहा हूं तो ये सब लोग समझ ही गए। लेकिन जब भी क्लास में आओ, जब भी कोई टीचर घुस रहा हो, सबसे पहले तो अलर्ट मोड में आया करो, पेन हर समय हाथ में होना चाहिए और अलर्ट मोड में। दूसरा, जितनी देर वो आके अपना ब्रीफिंग कर रहा है, उतनी देर तुम पहले सोचो कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमें इसको अपडेट करना है। पूरी क्लास को पेपर पे लाने की कोशिश करो, पूरी क्लास को, जैसे जैसे वो बोलते जा रहे हैं वैसे। और तुम ये मत डिसाइड करो कि अभी, जैसे मैंने देखा है, जैसे अभी ये सज्जन है, इनका पेन नीचे रखा हुआ है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बात काम की नहीं बोली जा रही है,
ये कोई बोलेंगे डिजिटलाइजेशन, वही देखो टेंडेंसी इतनी गहरी है ना, डीएनए में चली जाती है हमारे, ये हमारी मसल्स मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। यही तो तुम्हें डे 1 से मसल मेमोरी सिखा रहा था, याददाश्त यहां नहीं यहां होती है। तो इन्होंने सालों ऐसा रखा है कि अब मास्टर साहब को समझा रहे पेन नीचे रख दो। ऐसे तो हुआ है, हमारी भी क्लासेस में ऐसा होता था जब हम लोग पढ़ते थे कि हाँ अब पीठ आराम से करके सुनो इनको। तो ये मसल्स याद दिला रही है तुम्हें, इसकी मेमोरी तुम्हें याद दिला रही कि तुम ऐसे पढ़ाई करते चले आए हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ काम की बात नहीं हो रही है। और यहां बात तो फिर एसए का पेपर देख लो कि कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा है, कौन सी लाइन कौन सी बात कहां से बात निकली है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी हर समय उसको लिखते रहो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कुछ फालतू बोल, जैसे अभी कई लोगों को लग रहा है कि ये खाली समझा रहे हैं, तुम्हारा काम है इसमें समझने वाली चीजों को बाहर निकाल लो। अब जैसे मसल्स मेमोरी बहुत से लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन यही मसल्स मेमोरी कल तुम्हें कहीं किसी ना किसी चीज के साथ जोड़ देगी। क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे दिमाग में आया कि जैसे हमारी मसल्स मेमोरी होती है, वैसे हमारी संस्कृतियों की भी याददाश्त होती है, क्योंकि हम संस्कृति का अंग हैं और हम कई बार जाने अनजाने वही चीजें फॉलो करते हैं जो हमें शुरुआत से बताया गया। कई बार हम पूछते भी नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। होती है, संस्कृतियों की भी मेमोरी होती है। तो आपको इन जब चीजों को लिखना शुरू कर दोगे तब आपको रास्ता मिलेगा कि इसमें से क्या निकालना है। जब फाइनलाइज करोगे तो इसमें अपने काम की चीजें निकाल दो और जो लग रहा है कि ये मुझे पता है उसको हटा दो। लेकिन पहले स्तर पर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। इसीलिए लिखने की आदत डालो, तुम्हें रेजिस्टेंस तुम ही करो, क्योंकि तुम्हारी मसल्स मेमोरी कहती है कि जब तक मास्टर साहब खड़े होकर ना लिखाएं, चलो लिखो इतिहास क्या है, तब तक हम नहीं लिखेंगे, तब तक हम नहीं लिखेंगे। बस तुम्हारे फेलियर का पहला दिन ही तय हो जाता है कि अब तुम्हारा काम यहीं पे तमाम है, खत्म है मामला। राइट इसीलिए हर शब्द को ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी क्लास के डिस्कशन भी ढंग से सुने होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। इनके कोई स्ट्रक्चर कोई भी टीचर नहीं कह सकता कि अरे मैंने ये क्लास में पूरा का पूरा लिखा दिया। ये डिस्कशन से निकल कर आता है। क्वेश्चन की नेचर को पढ़ा तुमने, क्वेश्चन में वो क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में वो चाह क्या रहे हैं। अभी इसी का एक और क्वेश्चन आया है कि खेती में ई कृषि, ई क्रांति कैसे मददगार कर सकती किसानों को। इसी डिजिटलाइजेशन पे 3 क्वेश्चन आए हैं और उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एक और क्वेश्चन इसी के नीचे आया हुआ, देखो जरा पढ़ो कि खेती किसानी को बढ़ाने के लिए ई क्रांति, ई टेक्नोलॉजी कितनी मददगार हो सकती है। तो ई टेक्नोलॉजी क्या होगी भाई? कई तरह से किसान को सूचना चाहिए। सूचना कैसी चाहिए? किसान, अब वैसे कई लोग कह रहे अरे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इसका मतलब तुम इस ग्रह के नहीं हो, क्योंकि भारत का मुख्य पेशा एग्रीकल्चर है। तो भाई किसान को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरी मिट्टी कैसी है। तो ये ई टेक्नोलॉजी से पता चल सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड पढ़ाया हुआ है, याद आ रहा होगा किसी ना किसी को मेरी क्लास में। सॉइल हेल्थ कार्ड, भाई मिट्टी खराब हो जाएगी तो फसल काम करेंगे क्या? अब मिट्टी मैंने बताया था कि मिट्टी एल्कलाइन है, बेसिक है, सॉल्टी है, कैसी है, लवणीय मृदा है। तो मैंने आपको बताया था मान लो पहले से उसमें एसिड है, तुमने यूरिया और झोंक दिया उसमें, ले मतलब कोई आदमी मर रहा हो, तुमने उसको और मान लो किसी को शुगर हुआ हो, डायबिटीज से मर रहा हो, उसको और बोले 2 चम्मच चीनी और ले लो, बस वही वाली बात हो गई। फिर उसके बाद हमें मौसम की जानकारी चाहिए। मान लो मैं भारत में मुख्य फसल कौन सी है? स्टेपल क्रॉप धान, पेड़ी। और धान को क्या चाहिए? अब तुमने कहा हमने तो देखा ही नहीं आज तक धान कैसे बोया जाता है। तो फिर तुम इस हिंदुस्तान के थोड़े ना हो, पहले तुम भारत भ्रमण पे निकलो। तो उसके लिए खेत को पानी से भर दिया जाता है, बीज बोए जाते हैं, उसमें रोपण किया जाता है, फिर उसके बाद एक पानी की जरूरत और पड़ती है। अगर ये पता चल जाए कि इस बार अल नीनो का प्रभाव है तो उसके माध्यम से पानी कम हो तो तुम वो फसल नहीं बोगे या डिले कर दोगे। तो तुम्हारा जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, किसान का क्या इन्वेस्टमेंट है, खराब हो जाएगा। इसके बाद किसान क्या है? बिचौलियों के जाल में है, किसान अपनी फसल बो नहीं पा रहा है या नई तकनीकें नहीं पता है। तो सरकार ने इसके लिए क्या योजना शुरू की? अभी किसको किसको मेरी क्लास याद आएगी? किसान टीवी, किसको किसको याद है? किसान टीवी सरकार ने शुरू किया। तो क्या हुआ? घर घर में टीवी के माध्यम से किसानों के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि ये फसल बो, इससे फायदा होगा, ये कीटनाशकों का इस्तेमाल करो। और जो नई नई सूचनाएं वो टीवी के माध्यम से सरकार दे रही है।
पढ़ाया था, वही क्वेश्चन है सिंपल। अब फसल हमने बोली, तकनीक हमने अच्छी कर ली, अब सवाल इसको बेचेंगे कैसे? अगर आपकी ग्राम सभाएं डिजिटली कनेक्टेड हैं, किसान जागरूक है और मोबाइल उसके पास आ चुका है, तो सबसे पहले ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम समय समय पे उसके मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं कि अब ये समय कीटनाशकों का है, अब ये समय सिंचाई का, यानी उन्नत कृषि तकनीकें हम कहां भेजते हैं? उसके मोबाइल पर मैसेज आता रहता है ना कि अब आप ये करिए, अब आप ये करिए, आप जो है केचुए पालिए ताकि उससे खाद का इस्तेमाल करिए, अब आप गोबर में ये मिलाइए और इससे प्राकृतिक रूप से छिड़क दीजिए, पाला पड़ने वाला है। तो क्या होता था, सूचना आ जाती है कि आप जो है आप उस पर टिलेज कर दीजिए, आप उस पर कुछ बिछा दीजिए ताकि पाले से फसलें खराब ना हो। किसानों को समय रहते सूचना मिल जा रही है। वैसे तो बहुत से विभाग, कृषि विभाग बनाया गया है, उसके अधिकारी को बोला गया है कि जाइए बताइए, वो कभी आया ही नहीं बताने के लिए। तो अब सीधे सूचना दी जा रही है, तो सीधे उसको मिल जा रही है, हाँ भाई पाला पड़ने की संभावना है, फसल खराब हो जाएगी, तो क्या करना, पानी भर देना खेत में। अब बेचने की बारी आ गई, तो अभी तक क्या था, बीच में बिचौलिए आड़तिए थे, मंडी जाएंगे। अब वो क्या हो रहा है, ढेर सारे इंटरनेशनल बायर्स हैं, उनके माध्यम से अगर वो पढ़ा लिखा है, हालांकि अभी ये सैद्धांतिक रूप से है, प्रैक्टिकली अभी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वो सीधे क्या आ सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं। तो उनको क्या होगा, जो आड़तिए से ज्यादा अच्छा दाम मिल रहा है, तुरंत का तुरंत जो खरीदने वाला वो क्या रहा है, वो खेत से सीधे उठा रहा है। तो किसान का क्या हो रहा है, समय भी बच रहा है, उसके जो है कॉस्ट भी बच रही है। तो इसकी वजह से टोटल क्या होगा, उसकी उत्पादकता बढ़ रही है, उसकी लागत कम हो रही है। मैंने आपको याद होगा एग्रीकल्चर में, एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम। अगर किसी ने एनसीईआरटी की मेरी क्लास या कई बार देखा होगा, मैंने पढ़ाया था एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम, और इसमें बताया था कि इस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक इनपुट कॉस्ट यानी कि उसकी लागत, और दूसरा आउटपुट। और मैंने बताया था कि जब इन दोनों के बीच का अंतर खत्म होता है, किसान मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो उसको प्रॉस्परस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो लागत कम करनी पड़ेगी, या उसका बाहर जो बेचता है उसमें बड़ा, बेचने वाले पे तो सरकार ने एमएसपी लगा रखी है कि वो बेच ही नहीं सकता। सेम यही लाइन बोली थी मैंने, अगर किसी को याद होगा, कि कैप कर रखा है, आप इससे ऊपर, एमएसपी था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लाइन क्या बोली थी, और सरकार ने क्या कर दिया, इसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बना दिया। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर किसी को याद होगा तो याद आ रहा होगा क्लास। तो ये तो फिक्स हो गया। अब क्या हुआ, लागत बढ़ती जा रही है, कीटनाशकों की लागत, मिट्टी की लागत, सिंचाई की लागत, सरकार नहरें नहीं दे रही है, डीजल के दम पे, डीजल को उसने क्या किया है, मार्केट रेट पे छोड़ दिया, डीजल के दाम देखो कितने बढ़ गए। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे लागत बढ़ती जा रही, किसान इसके बीच में पिसने के लिए तैयार हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसान की लागत को कम करना पड़ेगा, इसीलिए खेती घाटे का सौदा हो गई। तो लागत को, अब लागत के मैंने फैक्टर बताए थे, याद है मुझे, तो ये अपने नोट्स भी याद हैं, मैंने इस साइड लिखे थे सारे, लेफ्ट हैंड पे, कि कैसे एग्रीकल्चर की लागत, खाद की लागत, मैंने आप उसी समय पढ़ाते पढ़ाते फर्टिलाइजर में नीम कोटेड यूरिया का जिक्र किया था। नीम कोटेड यूरिया, कि यूरिया में नीम से कोटेड कर दो, क्योंकि यूरिया मैंने बताया था बाहर बिकने चला जाता है, किसान के लिए आता है, कंपनी लेके भाग जाती है। अब कई लोग नहीं लिख रहे हैं, कई लोग का पेन नहीं चल रहा है, इसीलिए डंडा मंगाया मैंने अभी, अब सट्ट से मारूंगा चलेगा। नीम कोटेड यूरिया 2015 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तुम लोग जिसको हल्का ले रहे हो ना, वही सबसे भारी है। उसका कारण है कि पहली बात हमारे यहाँ, मैंने उसमें भी बताया था, मुझे अपने गेस्टर, मुझे ये तक याद है कि मैंने कैसे पढ़ाया था, कि पीठ पे वो लाद लेता है और क्या करता है, वैसे छिड़कता चला जाता है पानी में, तो यूरिया डिसॉल्व हो जाता है, और जैसे डिसॉल्व हो जाता है तो आपके पौधे के साथ साथ खरपतवार को भी क्या कर देता है, वो पोषण दे देता है। तो जल्दी से यूरिया अपनी पावर क्या करता है, खो बैठता है। तो इसके लिए क्या किया, दूसरा क्या होता है, यूरिया मैंने बताया था नाइट्रेट के 7 तरीके से इस्तेमाल होता है, बम बनाने में भी इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, जो नाइट्रोजन है। तो यूरिया क्या है, वही तो है। तो ये बाहर चला जाता, चोरी हो जाता है, किसान को नहीं मिलता है। तो सरकार ने क्या किया, नीम से कोट कर दिया इसके ऊपर। अब जैसे नीम से कोट किया, इंडस्ट्री के लिए किसी काम का नहीं है। और क्या हुआ, जैसे वो मैंने एक्लेयर्स का एग्जांपल लिया था, मुझे अपने एग्जांपल भी याद है, मैंने एक्लेयर्स का एग्जांपल, एक्लेयर मुंह में डालते हो तो क्या होता है, अंदर वो लिक्विड होती है, ऊपर ठोस होती है, तो बड़ी देर तक वो क्या होती है, मुंह में मेल्ट नहीं होती है, थोड़ी ठोस बनी रहती है। एक्लेयर्स खाया कभी इस तरह की टॉफी, या जेम्स खाई हो,
तो अंदर लिक्विड होता है लेकिन ऊपर क्या होता है, ठोस होता है। तो सेम नीम कोटेड यूरिया, तो जब आप वो पानी में डालता है तो तुरंत नहीं घुलता है, वो धीरे 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 डिसॉल्व होता है। इससे उसकी पावर जो होती है क्या हो जाती है, जो पौधों को पोषण देने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो पहली बात इसकी चोरी रुक गई, और दूसरा इसकी क्या हुए, इसकी पावर भी ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। तो ये सारी टेक्निक्स बताई थी उसी समय, मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड बताया था, उसी समय नए मेथड बताए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली वहीं से आए, बशर्ते अभी भी कुछ लोग हैं जिनको क्लास को लिखना नहीं आता, वो अभी भी इसी मानसिकता में जी रहे हैं, पहले जी लें फिर सड़ेंगे बाद में, कि कोई स्ट्रक्चर क्लास में आएगा, लिखो प्रस्तावना, अब व्याख्या, ऐसे हमारे मास्टर ने ऐसे लिखाया है, उपसंहार, उसमें संहार वर्ड है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो तुम। ये यूपीएससी नहीं है, अगर इस माइंडसेट के साथ आए हो तो ये यूपीएससी नहीं है। और फिर से बार बार पेपर को देखो, 10 बार देखो, तुम्हारे लिए बार बार वो प्रूव होगा। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो पेपर का एक बड़ा हिस्सा व्यवहार से आया हुआ है, कि तुम अपने आसपास को कैसे देख रहे हो, तुम अपने आसपास को कैसे सुन रहे हो। अगर तुम ध्यान से पेपर को ध्यान से फिर से बैठो, फिर से पढ़ो, पेपर 1 को जाके देखो, तो वो बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है इस पर तुम्हारी सोच होनी चाहिए। तुम में से कितने लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है? पूरी क्लास कह रही है, और वही तो क्वेश्चन था। पर तुमने शॉपिंग करते तुमने सोचा नहीं कि ये प्रोसेस क्या है इसका, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर ये है क्या, ये सप्लाई चेन को छोटा ही तो कर रहा है, और क्या, जिसको खरीदना है जिसको बेचना है दोनों कनेक्ट हो गए। और इससे पहले क्या होता था, तुम समय निकालते थे, घर में मम्मी चप्पल चलाती, झक राशन नहीं है घर में, जा चीनी लेकर आ, तो तुम मुंह टेढ़ा करते हुए किसी तरह जाते थे दुकान पर, वहां रास्ते में कोई मिल गया तो वहां कोई मिल गया, थोड़ी देर और टाइम मिल गया, वहां से कहीं और निकल गए। जैसे मुझे याद है एक बार कूटे गए थे हम, पता चला कि वो राशन में वो केरोसिन ऑयल लेके आना पड़ता था, तो वो बगिया में एक राशन की दुकान थी, ठीक है, तो गया, हम लोगों को ये था कि भाई वहां पे मिट्टी का तेल फलाना मिलता है। मम्मी को खबर आई कि वो आज अक्सर आया था लेकिन वो गायब हो जाता था, तो केरोसिन ऑयल आया हुआ, तो हमें पीपा लेके जाना पड़ता, क्योंकि हमें टेबल वो जो लैंप होती थी वो हमें जलाना पड़ता था, लाइट वाइट बहुत कटती थी। तो क्या हुआ कि वहां पे कई दोस्त आ गए, अब पीपा रह गया किनारे, वहीं पे एक जगह थी क्रिकेट खेलने के लिए। ओ भाई साहब, इधर जल्दी पहुंचे और क्रिकेट पे क्रिकेट, एक गेम हार गए, जो हारा वो बदले की भावना में था, दूसरा वाला पता चला हमारा जब तक गेम खत्म हुआ तेल खत्म। अब क्या कहें, क्यों, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो था वो लेके पहुंच गया घर पे, और अभी हमारी इधर बैटिंग बॉलिंग चली, उधर मम्मी जो है वो साक्षात माँ दुर्गा का मैंने अवतार देखा आते हुए, लेकिन वो महिषासुर मर्दिनी के फॉर्म में थी। और भाई साहब हम तो पिटे ही, साथ वाला भी पिट गया बेवजह का। हमारे यहाँ पहले जमाने में ये मम्मी सिर्फ ऐसा नहीं करती थी कि मतलब सिर्फ एक को ही आशीर्वाद दे, खुल के पीटती थी, जो आसपास आए वो भी पिटा था। तो ये भी एक हमारा सिस्टम हुआ करता था, तो ये पहले चला करता था। हम लोग तो बड़ा खुश हुआ करते थे, कोई काम के लिए भेजो तो वही खेलना शुरू। एक ऐसे रामलीला मैदान था, वहां कई बार क्या पानी नहीं आता था, तो पानी पीने का पानी भरने जाना पड़ता था। अब बाल्टी कहाँ रखी है, एक छोटा सा कोई चेला मिल गया, बाल्टी पकड़ के रखी हो, ठीक है, बाल्टी थमाई, उधर बैट बॉल शुरू, क्रिकेट का इतना जुनून। फिर वो जब तक कोई घर से एक हाथ बैट और लेके ना आ जाए तब तक हम वहीं पे टिके रहते थे, कोई होश नहीं, खाए पिया नहीं, खेलना है तो खेलना है चाहे जो हो जाए। लेकिन अभी क्या, सप्लाई चेन कितनी छोटी होगी, इफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। हालांकि आप उस समय का उपयोग तो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ना आप शारीरिक रूप से विकसित हो रहे हो, ना मानसिक रूप से, और ना आध्यात्मिक रूप से। आपका समय कहीं और जा रहा है, आप अपने खाने पीने ज्यादा दूसरे की चिंता करने लगे, वो सब नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे आए, नेक्स्ट। तो जो क्वेश्चन अभी भी समझ अगर आपको आ जाती है कि सारे क्वेश्चंस का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है, डिस्कशन बेस्ड है, और आपको अपने सराउंडिंग को समझना पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से आए हुए हैं। कुछ लिख लो जो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए अपना समय बचा लेना उस काम के लिए। फिर से कह रहा हूं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये क्वेश्चन मैंने डाउन टू अर्थ से सीधे पढ़ाया था, जो सीधे सीधे ये जो है आर्टिकल है। जब मैंने आरएफआर की क्लास ली थी, तीसरी क्लास, तो मैंने यही टॉपिक उसमें पढ़ाया था, क्वेश्चन कराए थे, डिस्कशन किया था, सीधे क्वेश्चन आया है 10 नंबर का।
तो वो डाउन टू अर्थ से सीधा क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर भारत रिलीज होने वाली है। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, योजना गवर्नमेंट की आती है, 22 रुपए की है ये। कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, इनकी वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, डाउन टू अर्थ। पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय, गवर्नमेंट अपनी विज्ञप्तियां देती रहती हैं, क्या क्या हो रहा है, किस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। और जितनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उनको समय समय पे देखते रहा करो वो कौन कौन सी नई योजनाएं चला रहे हैं। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ये तुम्हें एकेडमिक्स के साथ तुम्हें डील करना है, ठीक है। और जैसे ये जो इंडिया 2030, ये इंडिया 2030 क्या है, ये गवर्नमेंट के ही लेक्चर्स हैं। इन्होंने जो इसके, जैसे नीति आयोग का कोई सदस्य है विवेक देबरॉय साहब, या कोई जैसे अमिताभ कांत साहब का कोई लेक्चर है, तो ये लोग क्या होता है जाके सेरेमोनियल लेक्चर्स देते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे किसी हिंदुस्तान टाइम्स पे, या उनके कॉन्क्लेव्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये उनका कलेक्शन है टोटल। तो नीति आयोग अपने कुछ जैसे बहुत प्रबुद्ध लोग होते हैं जो वो ये बात कहते हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हेल्थ कैसा होना चाहिए, तो ये उनके लेक्चर्स होते हैं। जब वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, छाप देते हैं। तो इंडिया 2030 की जो लेक्चर्स हैं वो बेसिकली उन्हीं सेरेमोनियल लेक्चर से निकाले गए हैं जिन्होंने भारत की दशा दिशा तय की है कि भाई भारत में ऐसा होना चाहिए। इसीलिए बहुत एडवांस है ये, और यही कारण है तुम्हें क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। स्पेशली नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लिए बहुत, नीति आयोग के डॉक्यूमेंट लिखो, इंडिया एट 75, ये जो ई व्हीकल का क्वेश्चन आया सीधे वहीं से तुम्हारा आया, नीति आयोग के मूव पेपर से आया हुआ है। तो ये पेपर पब्लिश करते रहते हैं, इंडिया एट 75। तो ये ध्यान रखना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे जो एकेडमिक बुक्स हैं उनका वेटेज अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो इनका है वो वेटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आसपास जो हो रहा है उस पर वो चाहते तुम्हारी नजर बनी रहे। लेकिन नजर बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, नजर चाहिए, ठीक है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं चाहिए। तो नजर किसे कहते हैं, जिस भी शब्द का प्रयोग करो, मैं फिर से कह रहा हूं, हैंडल विथ केयर, उस शब्द के बारे में जानने की कोशिश करो। जैसे डिस्क्लाइजेशन, एक शब्द समझ के तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर तुमने उसको सही तरीके से समझ लिया। तो जो भी, जैसे ई व्हीकल, ई टेक्नोलॉजी, हम बड़े कैजुअल यूज कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसके पीछे, हैंडल विथ केयर के पीछे 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं, रीजन एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तो यूपीएससी तुम्हारा है। बहुत इजी पेपर है ये, बहुत इजी पेपर है। सिलेबस सिर्फ तुम्हें आधार देगा कि तुम्हें जाना कहां है। लगातार तुम्हें अपडेट रहना पड़ेगा, लगातार। मतलब अपनी लाइन से बाहर, जैसे मैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु टॉट तमिलनाडु, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु टॉट इंडिया एट 75। नीति आयोग के 15 क्वेश्चन आए थे सीधे, 15 क्वेश्चन मेंस में सीक्वेंस से, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट रखा हुआ उसका। 15 क्वेश्चन सीक्वेंस से डायरेक्ट बैठ के आए। वो इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट था जब नीति आयोग ने उसको निकाला था। और मेरी वो क्लास की, वो मतलब उसमें ये था कि मेरी एक कुर्सी थी वो भी चली गई थी दिल्ली में जब मैं पढ़ा रहा था, मेरी इकलौती कुर्सी थी वो भी स्टूडेंट को देनी पड़ी। ऐसी स्थिति, मतलब उस क्लास में इतना जैम पैक्ड वो क्लास थी मेरी, और वहां से 15 क्वेश्चन के आसपास वहां बने। ये ध्यान रखो, उसी समय मैंने बताया था कि इन डॉक्यूमेंट्स पे नजर रखो, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जो आपको तैयार करके चलना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, पक्का। तो अभी भी अगर ये देख के समझ में आ रहा होगा कि आप भी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, आसपास कुछ हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करो कि ये क्यों हो रहा है। और बहुत ही कॉमन बेस के क्वेश्चन है ये, लेकिन तुम्हें निकलना पड़ेगा। अब तुम्हें निकलना पड़ेगा तो इसका मतलब तुम्हें सिलेबस भी पढ़ना है, तुम्हें ये भी पढ़ना है, और फिर सोचना भी है। तो उसके लिए हर समय तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको लर्निंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा।
अब देखो तमिलनाडु, सीधे सीधे दिखा, तमिलनाडु का पहला चैप्टर, पहली क्लास और सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने उस समय भी तुमसे कहा था। अभी इसमें वैदिक वाला क्वेश्चन भी आया है, मैं कल नोट्स देख रहा था अपने, जो वैदिक वाला क्वेश्चन आया है वो भी उसी से आया है, तो शायद लेक्चर नंबर 6 था। उसका कारण क्या, अभी आप बैठे हुए हैं, आप विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कहीं और शिफ्ट हो गया। उसके पीछे मैंने रीजन दिया था, मैंने तमिलनाडु क्यों पढ़ाया था, याद है? प्रधानमंत्री बार बार सबका बेस करंट अफेयर से ध्यान रखना, सबका बेस। इसीलिए मैंने कहा जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्लियर है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। तो उस समय बार 2 साल से ऐसा हो रहा था, इकोनॉमिक सर्वे आ रहा था, जो हमारी वित्त मंत्री थी, प्रधानमंत्री बार साउथ के कुछ कवियों का बड़ा जिक्र कर रहे थे, जिसमें तिरुवल्लुवर का भी नाम आया था, बार उनको कोर्ट को वो संसद में बोला जा रहा था। तो बार वो जो तमिल कवि हैं उनकी लीजेसी को एस जयशंकर साहब ने भी कोट किया, निर्मला सीतारमन ने भी कोट किया और प्रधानमंत्री ने भी कोट किया, बार ये पूरा एक इस पर बातचीत चल रही थी। तो उस समय मुझे डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। ये नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है इसको ये काटने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ में साउथ के बारे में पता चले। इसीलिए जब संसद की नए संसद भवन की स्थापना हुई तो सेंगल का प्रयोग किया गया, नोटिस करके देखना, कई लोगों को तो समझ में नहीं आया सेंगल क्या है। वो दंड जो था, बस तुम लोग आप समझ में आ गया, तुम लोग इस ग्रह के नहीं हो और ना तुम इस ग्रह वाला यूपीएससी तुम नहीं देना चाहते हो, तुम किसी और ग्रह का तुम्हारा चल रहा है एग्जाम। तो सेंगल का प्रयोग किया था। तो दक्षिण भारतीय प्रतीकों का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि नॉर्थ साउथ डिवाइड के इस ब्रिज को वो भरना चाहते हैं, जो मूल तत्व उसको जोड़ना चाहते हैं। मुझे उस समय डाउट हुआ तो मैंने कहा इतिहास पढ़ाने का एक तरीका क्यों ना मैं तमिलनाडु से शुरू करूं, वहां जो इतिहास है वो बड़ा। और देखो चूंकि क्या है, मैं लबासना जाता रहता हूं, तो लबासना जाते जाते मुझे वहां दिखाई पड़ा कि मोस्टली प्रोफेसर साउथ के हैं, ठीक है। आज की डेट में जो डीओपीटी में भी जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो साउथ के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सारा तामझाम होगा, ये मैंने एक एनालिसिस किया कि क्या होने जा रहा है, इसी वजह से इतने क्वेश्चन यहां से आए। उसका कारण है कि वो डोमिनेंस एक तुम्हें दिखाई पड़ता है वहां पे, नो डाउट एजुकेशन में डोमिनेंस है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे आप जितने भी अधिकारी तुम देख लो, या तो साउथ कैडर से हैं या साउथ से हैं आज की डेट में। तो वो पेपर बनाते समय रिसोर्स यूज करेंगे, इसीलिए द हिंदू का इतना वर्चस्व बना हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत खास लिख रहा है, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ लिखता है, लेकिन डोमिनेंस बना हुआ उसका। उसी डोमिनेंस की वजह से तुम्हें उसको, मैंने वो ट्रैक फॉलो कर लिया, मुझे फायदा मिल गया बस। तो आपको भी बदलते समय